वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर और इस सेकंड लेक्चर में हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन एजुकेशन की सेकंड यूनिट को कंप्लीट करेंगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन एजुकेशन यानी भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, सेकंड यूनिट में उसको हम समझेंगे। यहाँ पर एजुकेशनल लिखा है तो ये रॉन्ग है, एन नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और कंटेंट कहीं मिस हो गया था, इसलिए ये दोबारा से पीपीटी बनाना पड़ा। तो कुछ मिस्टेक्स टाइपिंग में हो गई हैं, इसके लिए मैं अपने दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि इस सेकेंड यूनिट में हम एजुकेशन अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल किस तरीके से एजुकेशन रही उसके बारे में, जैसे चार्टर एक्ट्स ऑफ 1813 एंड चार्टर एक्ट 1833 और ओरिएंटल एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी क्या है ये समझेंगे, मैकाले माइन्यूट्स क्या है ये समझेंगे और वेंटिक्ट रेजोल्यूशन 1835 क्या है ये भी समझेंगे और बोर्ड डिस्पैच 1854 समझेंगे और इसका क्या कंट्रीब्यूशंस है, कैसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का डेवलप हुआ इंडिया में, वो हम इनके ज़रिए समझ लेंगे। आप लोगों से इसके अलावा आप लोगों को हम बता दें एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल, फिर क्योंकि कंपनी 1853 में ही एक तरीके से ख़त्म हो गई थी, तो 1854 में मैं कह सकता हूँ कि ब्रिटिश इंडिया के हाथों में कमान चली गई थी। एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 जिसे हम हंटर कमीशन भी कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। लॉर्ड कर्जन एजुकेशन पॉलिसी 1904 क्या है ये समझेंगे। नेशनल एजुकेशन मूवमेंट एंड कैसे शिक्षा का विकास हुआ वो भी हम समझेंगे। गोखले बिल 1911 क्या है ये समझेंगे। बर्दा स्कीम बेसिक एजुकेशन 1935 क्या है जिसे कि महात्मा गांधी जी ने चलाया था। सर्जेंट प्लान 1944 क्या है ये भी समझेंगे। इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा और एजुकेशन के डेवलपमेंट में इनका क्या महत्व रहा, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। Indians were to be educated in English and their native language। इसका मतलब ये है कि भारतीयों को शिक्षा उनके क्षेत्रीय या जहाँ वो रहते थे उसी भाषा में दी और इसके साथ साथ इंग्लिश की भी इंग्लिश में दी गई। The education system was to be set up in every province। अब प्रोविंस का मतलब यहाँ प्रांत है, प्रांत का मतलब जिला। एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव एट लीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल्स, एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स कुड बी ग्रांटेड इट। और कह रहे हैं कि हर एक ज़िले में एक सरकारी स्कूल तो होना ही चाहिए था, अगर इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वो भी इसमें सहायता कर सकते थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं ये चार्टर एक्ट 1833 क्या है। और 1833 ये एक ऐसा चार्टर एक्ट था 1833 जिसमें एजुकेशन के लिए इंडियन को 1 लाख रुपए का प्रबंध करने की व्यवस्था की गई थी कि एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए बजट होना चाहिए और ये प्रस्तावित हो गया था। जब ये प्रस्तावित हो गया
तो इसके इम्पैक्ट क्या आए होंगे? इसके इम्पैक्ट ऑफ चार्टर एक्ट 1833, यूरोपियन क्रिश्चियंस मिशनरीज are permitted openly to come India and resulted faster to the expansion education and Christian religion। कह रहे हैं कि जैसे ही यूरोपियन लोगों को यहाँ आने और शिक्षा ग्रहण करने इत्यादि के लिए मिशनरीज धर्म प्रचार करने के लिए अलाउ कर दिया गया। इन स्प्रिंग that many non-missionaries organizations established and helped to develop the education system in India। इसके अलावा जो मिशनरीज नहीं थे वो उन्होंने भी कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया, ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप किया, संस्थाओं को किया, संगठन बनाए। ड्यू टू नॉन पॉलिसी इट वाज नॉट बोनाफाइड एज शुड बी। इसके लिए कोई प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं थी, जो करना चाहे वो कर सकता था एजुकेशन के क्षेत्र में। ये 1833 का एक्ट बताता है। इसके अलावा हमने आपको 1 लाख रुपए का उस टाइम पे व्यवस्था की गई थी कि एजुकेशन के लिए इतना तो होना चाहिए, तभी हम इंडियंस को एजुकेट कर पाएंगे, उन्हें इंग्लिश की शिक्षा दे सकेंगे। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं था, हम आगे पढ़ेंगे जो मैकाले का माइन्यूट के बारे में, तब आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 है क्या? दिस क्लॉज ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 compelled the East India Company to accept responsibility for the education of the Indian people। क्योंकि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो उस टाइम एजुकेशन लोगों को, बच्चों को एजुकेट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और वो इसके लिए उन्होंने काफ़ी खर्च भी किया, काफ़ी एक्सपेंड भी किया। एज अ रिजल्ट फ्रॉम 1813 to 1857 द कंपनी ओपनड मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस अंडर देयर कंट्रोल विच लेड द फाउंडेशंस ऑफ इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 1858 से पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, लेकिन इसके बाद पहले ये हुआ करता था, इसके बाद फिर गवर्नर ऑफ इंडिया होने लगा। यानी इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, फिर ब्रिटिश इंडिया का शासन चलने लगा इसके बाद। तो इसमें कह रहे हैं एज ए रिजल्ट फ्रॉम 1813 to 1857 द कंपनी ओपनड मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस अंडर देयर कंट्रोल विच लेड द फाउंडेशंस ऑफ द इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो इंग्लिश जो कंपनी ने जो 1813 में जो रूल बनाए थे, वही रूल एजुकेशन के मामले में चलते रहे, और कई विद्यालय और महाविद्यालय भी बनते रहे। और ये प्रोसेस 1813 से 1857 तक चलती रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1833 क्या है? इन दिस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट रिवोक्ड द कंपनीज ट्रेड लाइसेंस altogether, making the company a part of the British governance, although the administrations of British India remain the province of company officers। चलिए कोई खास नहीं, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन के लिहाज से नहीं है, इसलिए चार्टर एक्ट 1833 क्या है इसको समझ लेते हैं। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 became the first act that made provisions to freely admit the natives of Indians to share and administration in the country। कह रहे हैं कि ये
1833 में एक ऐसा पहला ऐसा कानूनी सुधार था जिसमें भारत के रहने वाले लोग भी प्रशासन में देश के प्रशासनिक भागीदारी उनको भी दी गई कि वो भी प्रशासन में अपनी भागीदारी शेयर कर सकते हैं। द एक्ट हैज़ गिवन द पावर टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू नॉमिनेट annually 4 times as many candidates as there were vacancies through the process of competitive examination. The act has given the power to the court of director to nominate annually, कह रहे हैं कि साल में 4 बार, एक साल में annually में एक साल में 4 बार जो वैकेंसी होती हैं उन कॉम्पिटिशन्स में भाग ले सकता था। यानी कॉम्पिटिशन्स की शुरुआत भी, एग्ज़ामिनेशन की शुरुआत भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे हो गई थी। 1833 के एक्ट के दौरान ये बताया जाता है। ओरिएंटल इंग्लिसिस्ट क्या है और कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब ही होता है बहस। तो एक तो ओरिएंटल और दूसरा है इंग्लिसिस्ट। अगर आप भूल जाएं कभी, बाय द वे अगर भूल जाएं तो जहाँ पर ए है, ए से मान लीजिए अंग्रेज, ओ से मान लीजिए ओरिजिन, और हमारी ओरिजिन कहाँ से हुई? इंडिया से हुई। तो इंडिया के जो लोग थे मैं कैसे समझाऊँ, मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि दो लोगों के बीच में बहस थी, इसको हम आगे समझा ही देते हैं। चलिए मीनिंग समझ लेते हैं। द कंट्रोवर्सी arose mainly for the following reasons: aims regarding the aims of education during that time, groups of peoples had the different opinion. One group the preferred propagations of oriental literatures, whereas the other group stressed the need to introduce the western literature among the Indian people. जो कंट्रोवर्सी हो रही है, ओरिएंटल इंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी की बात हो रही है, इसमें बात ये कही जा रही है कि एक ऐसा ग्रुप था जो इंडियन लिटरेचर में यानी भारतीय साहित्य में शिक्षा देना चाहता था, लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जो पाश्चात्य साहित्य या मैं कहूँ अंग्रेजी के साहित्य पर आधारित शिक्षा देना चाहता था। तो इन दोनों के बीच की जो बहस है उसे ही हम ओरिएंटल इंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी कहते हैं। चलिए हम और आगे पढ़ते हैं। 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद दिस कंट्रोवर्सी। पहला है ओरिएंटलिस्ट, जैसा कि मैंने बताया था अभी, इंडियन लैंग्वेज की बात करेंगे। ओरिएंटलिस्ट्स वर द ग्रुप ऑफ पीपल्स हु वांटेड टू गिव एजुकेशन टू इंडियन पीपल इन द इंडियन लैंग्वेज, यानी भारतीय लोगों को भारतीय भाषा में शिक्षा देने वालों को ही ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। इंग्लिसिस्ट क्या होते हैं? इंग्लिसिस्ट वर दोज पीपल्स हु सपोर्ट द टीचिंग ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन टू इंडियन पीपल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंग्लिश लैंग्वेज में शिक्षा देना चाहें उन्हें हम इंग्लिसिस्ट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक डॉक्टर एच विल्सन नाम के व्यक्ति थे जो कि अंग्रेज़ थे, और इन्होंने ये कंट्रोवर्सी की कि इंग्लिश अच्छा है और इंग्लिश मॉडर्न ज़माने के लिहाज से इन्होंने अच्छा समझा और ये इंग्लिश लिटरेचर में एजुकेशन देना चाह रहे थे। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर एस.टी. प्रिंसेप। ये इंडियन लैंग्वेज में शिक्षा देना चाहते थे, डॉक्टर एस.टी. प्रिंसेप। चलिए आगे बढ़ें। मैकाले माइन्यूट्स 1835 क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम के लिहाज से, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर आने की इसकी संभावना रहती है। मैकाले's minute clearly stated these intentions: education was to form a class
who may interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons, Indian in bloods and color, but English and tasted in opinions and morals and intellect. यानी मैकाले साहब क्या कहते हैं? मैकाले साहब कहते हैं कि इंडियंस लोगों की खाल, अब वो काले हैं, दिखने में काले लगते हैं, बदसूरत लगते हैं, लेकिन अगर उन्हें इंग्लिश से एजुकेशन दी जाए तो वो दिमागी रूप से तो इंटेलिजेंट हो जाएंगे, दिमागी रूप से इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ऐसा मैकाले का कहना था। और उन्होंने इंडियन एजुकेशन को गवारू एजुकेशन बताया था। उन्होंने कहा ये अच्छी एजुकेशन नहीं है, इससे उन्होंने गवारू एजुकेशन का नाम दिया था। गवारू, अब गवारू क्यों? क्योंकि यहाँ की कोई क्लियर भाषा नहीं थी, उन्होंने इसलिए इसे गवारू भाषा कहा। मैं इसको इस तरीके से कह रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ तक हमारे इंडियन लाइब्रेरीज़ के बारे में, या मैं कहूँ पुस्तकालय के बारे में, उन्होंने कहा कि यहाँ के पुस्तकालय इस तरीके के हैं जैसे मानो जो हमारे घर के अलमारी की जो तख्ती होती है, तख्ती बोले तो जो घर के अलमारी की तख्ती कह सकते हैं, अलमारी की जो छैया होती है वैसी है। उन्होंने इंडियन एजुकेशन को बहुत ख़राब हालत बताते हुए कहा कि यदि इंडियन एजुकेशन को सुधारना है तो हमें इंग्लिश को लाना पड़ेगा। उन्होंने पूरी इंडिया में, इस मैप के थ्रू देख रहे होंगे, उन्होंने इंडिया के हर एक कोने पे इंग्लिश को पहचानने का कोशिश की। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ तो रहे हैं, इन्हें क्लर्क बनाने का तैयारी की गई है। इन्हें, जैसा कि हमारे वैदिक काल में बच्चों के संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया गया है, लेकिन इन्हें मैकाले साहब ने बच्चों को एक मशीन की तरह, एक क्लर्क की तरह बनाने का काम किया ताकि वो एक गुलाम बना सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंटिक्ट, यहाँ पर बेंटिक्ट साहब के बारे में हम बात करते हैं। बेंटिक्ट होना चाहिए, यहाँ पे एन होना चाहिए। स्पेलिंग पर आप ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे थोड़ा एन होना चाहिए था, एन बनाना मैं भूल गया, टाइप करना भूल गया, क्योंकि टाइम कम था, मेरा भी एग्ज़ाम है, मैं खुद बीएड कर रहा हूँ, पर मैं बीएड वीडियो बना रहा हूँ। तो बेंटिक्ट रेजुलेशन 1835, इन शॉर्ट मैं थोड़ा संक्षिप्त में समझता हूँ। द मेन रेजुलेशंस ऑफ बेंटिक्ट पॉलिसी आर इन द फॉलोइंग: इंग्लिश टू बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडियन एजुकेशन। इसमें मीडियम कह रहे हैं कि इंग्लिश टू बिकम्स द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन में इंग्लिश को जो भी हमें कुछ चेतावनी देनी होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देने होते थे, दिशा निर्देश देने थे, तो इन सब की बात बेंटिक्ट का रेजुलेशन आया कि जो कुछ भी आप अनाउंस करते हैं, जो भी घोषणा करते हैं, वो इंग्लिश में करोगे। ये 1835 का बेंटिक्ट के रेजुलेशन में बताया गया। अ टोटल बैन इन इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी फंड on printing of oriental works, invest of all funds for education and the improvement of English literature and science। जो बेंटिक्ट का रेजुलेशन था 1835, क्योंकि जो लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले ने भी अपना जो मिन्यूट रखा था, जिसे हम कहते हैं मैकाले का विवरण पत्र, इंग्लिश में माइन्यूट्स के नाम से जानते हैं, वो विलियम बेंटिक्ट के सामने ही रखा था 1835। और इसी में ये बात की गई है कि जो भी हम निर्देश दें वो इंग्लिश में देंगे, और जो भी
प्रिंटिंग, जिसे आप मीडिया कहते हो, हिंदी पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है और उसके लिए कोई फंड भी देने से इनकार किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो पुराने न्यूज़पेपर आज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया इत्यादि, ये उस टाइम में चला करते थे अंग्रेज़ों के टाइम में, क्योंकि वह इंग्लिश का ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहते थे। आई होप आप समझ गए हो। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश किस चीज़ पर की है? इंग्लिश लिटरेचर और साइंस ओनली। लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट का रेजोल्यूशंस के समझ लिए, ये विलियम बेंटिक्ट साहब है। वुड डिस्पैच 1854 क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वक्त नहीं है। इन 1854 सर चार्ल्स वुड, द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सेंट अ formal dispatch to Lord Dalhousie, then Governor General of India, suggesting a large shift to English language used within India. अब यहाँ पर जो 1954 को एक सर चार्ल्स वुड नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा था कि इंडियन एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, और उसमें उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को रखा। और उस टाइम लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट फॉर्मल डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी को सौंपी गई, एंड देन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सजेस्टेड अ लार्ज शिफ्ट टू इंग्लिश लैंग्वेज यूज विद इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को मान्यता दे दी गई 1854 के वुड डिस्पैच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1854 ही सेंट अ डिस्पैच अ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी वो व्यक्ति था जिसने, देखो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी है और एक, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मैकाले के बारे में, लॉर्ड मैकाले के बारे में। लॉर्ड मैकाले को आधुनिक भारत में अंग्रेजी का जन्मदाता कहा जाता है, और लॉर्ड डलहौजी इसने हड़प की नीति अपनाई थी, हड़प की नीति। तो जो वुड डिस्पैच इसी के समय में आया था, और थोड़ा और समझते हैं। वुड डिस्पैच सजेस्टेड दैट द प्राइमरी स्कूल्स मस्ट अडॉप्ट वर्नाकुलर लैंग्वेज। इसमें बात ये कही गई है, वुड डिस्पैच में ये भी बताया गया है कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होनी चाहिए। और वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर ये है, वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब ये है कि कोई भी क्षेत्रीय भाषा है पर उसका कोई व्याकरण होना चाहिए ताकि उसे ट्रांसलेट किया जाए। और अंग्रेज़ों ने ये सबसे ज़्यादा कोशिश की है कि वो ट्रांसलेट कर पाएँ इंग्लिश, भारतीय जो भी भाषा है उसको ट्रांसलेट करके समझ सकें। और बहुत सारे ग्रंथों को अंग्रेज़ लोगों ने उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इस बात को हम सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रू द डिस्पैच आल्सो सजेस्टेड दैट द हाई स्कूल्स यूज एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम एंड दैट इंग्लिश शुड बी द मीडियम फॉर कॉलेज लेवल एजुकेशन। कह रहे हैं कि वर्नाकुलर मीडियम, जैसे कि मैंने बता ही दिया कि क्षेत्रीय भाषा हो पर उसको ट्रांसलेट किया जा सके, ऐसी भाषा होनी चाहिए तो वो चलेगा, लेकिन कॉलेज लेवल में इंग्लिश ही चलेगा, ऐसा वुड डिस्पैच में कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में एजुकेशन की क्या स्थिति हुई, थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था
कि जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 was a legislative act of Council of India gave effect to decision in 1835 by Lord William Bentinck, then Governor General of British East India Company, to relocate funds it was required by the British Parliament to spend on education and literature in India. जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि 1 लाख रुपए इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तावित कर दिया गया था, इसको मंजूरी दे दी गई थी कि एजुकेशन के लिए। और ये आधुनिक भारत में पहली बार एजुकेशन के मामले में इतना बजट रखा गया था। खैर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की बात है। हंटर कमीशन क्या है? जो हंटर कमीशन इंडिया में ब्रिटिश शासन के टाइम आया था 1882 में, लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 एडी को इन्नो डोमिनी कहते हैं। इन्नो डोमिनी। इंडियन एजुकेशन कमीशन, इसी को हंटर कमीशन कहते हैं, मैंने बता ही दिया। 1882 ऑन द 3 फरवरी 1882 the government of India appointed an education commission with a view to inquiry into the working of the existing system of public instructions and the further extensions of that system on the popular basis। कह रहे हैं कि इस तरीके से पब्लिक को दिशा निर्देश करने पर ज़्यादा फोकस किया गया, ताकि मैं इसको एक बार और पढ़ता हूँ। विद अ व्यू टू इंश्योरिंग इनटू द वर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। हाँ, वही जो मैंने अभी बताया था कि आम जनता को निर्देश पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। एंड टू द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ दैट द सिस्टम ऑन पॉपुलर बेसिस। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ द 21 मेंबर्स एंड अ सेक्रेटरी। इसमें एक सेक्रेटरी हुआ करता था और इसके अलावा उसमें 20 और मेंबर हुआ करते थे। द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन की एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, इसको समझते। एज ए जनरल रूल, अ चाइल्ड शुड नॉट बी अलाउड to learn English as a language until he has made some progress in the primary stage of instructions and has received through the grounding in this mother tongue। कह रहे हैं कि बच्चों को तब तक इंग्लिश में कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी जब तक कि वो छोटे हैं, प्राइमरी में है, प्राथमिक विद्यालय में है। प्राथमिक विद्यालय के बाद ही दी जाएगी, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने कहा था। सो एट द सेकेंडरी स्टेज मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज एम्फेसाइज। और सेकेंडरी एजुकेशन में मदर टंग पर यानी भाषा में ही दिशा निर्देश देना चाहिए, ऐसा इस पर जोर दिया गया लॉर्ड कर्जन के। एजुकेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि ये दुनिया के बहुत सारे देश कहते हैं, बहुत बड़ी डींगे मारते हैं, ख़ास तौर से यूरोपियन कंट्री कि वो बहुत सभ्य हैं और अनमानता है। ऐसा माना जाता है कि इंसान जैसे जैसे डेवलप हुआ, उसने डेवलप होते हुए सभ्यता सीखी और सभ्यता सीखने के बाद उसने शिक्षा सीखी होगी। लेकिन यदि हम इतिहास के पन्नों पर नज़र दौड़ाएं तो दुनिया की सबसे पुरानी व्यवस्था यानी शिक्षा व्यवस्था हमारे भारत में ही थी। इसका प्रमाण नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय इसका प्रमाण है। ये हमने एक थोड़ा ओवरव्यू दिया है, हम इसको पढ़ते हैं।
द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड अंडर द फॉलोइंग एरा। हम इन पार्ट में बांट सकते हैं जिसमें 5 पार्ट हैं। पहला है वैदिक एरा, और वैदिक एरा क्या है? वैदिक एरा को इन्होंने 3000 BC को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की बात है, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के 3000 साल पहले। और क्योंकि उनके जन्म के बाद अभी 2022 चल रहा है, तो 2000 और 3000 यानी 5000 साल पुरानी है वैदिक शिक्षा, जो पीरियड माना जाता है BC से 500 BC के बीच माना जाता है। दूसरा एरा आता है बुद्धिस्ट, और बुद्धिस्ट एरा को 500 BC से 1200 AD तक माना जाता है। AD मतलब एन्नो डेमिनो। यहाँ महात्मा बुद्ध जी ने, जो कि हमने आपको बता ही दिया, और वैदिक शिक्षा में मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, इसमें एक तो उपन्यान संस्कार होता था और एक समावर्तन संन्यास होता था। सेरेमनी हुआ करती थी, संस्कार हुआ करता था। तो उपन्यान जब होता था जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश लेता था, एडमिशन लेता था। ये हम वैदिक शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। उपन्यान तब होता था जब वह 12 वर्ष, कम से कम 12 वर्ष में ग्रेजुएशन हो जाया करती थी, यानी लगभग 20, कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल में एजुकेट हो जाते थे बच्चे। और इसके बाद भी अगर वो पढ़ना चाहें तो 24, 36 और 44 साल तक वो अध्ययन कर सकते थे। तो ये वैदिक की बात। बुद्धिस्ट में ऐसे ही जैसे कि वैदिक में होता था वैसे बुद्धिस्ट में भी हुआ करता था। बुद्धिस्ट में एक तो पबजा और दूसरा उपसंपदा संस्कार हुआ करता था। पबजा प्राइमरी एजुकेशन के लिए हुआ करती थी और उपसंपदा हायर एजुकेशन के लिए हुआ करते थे। खैर यहाँ पर हम पीरियड की बात कर रहे हैं। पीरियड, मुस्लिम पीरियड 1200 AD से 700 AD तक चला, क्योंकि आपको पता होगा 707 में औरंगजेब, जो कि महा खतरनाक मैं कहता हूँ, उसकी डेथ हो गई थी। और इससे पहले एजुकेशन के लिए मुस्लिम पीरियड में राजा महाराजाओं पर ही निर्भर थी। और क्योंकि जो गुरुकुल होते थे उस टाइम गुरु की ही सारी जिम्मेदारी होती थी। गुरु एक पिता के समान होता था और पुत्र बेटे के समान। एक शिक्षक और एक शिष्य का संबंध अटूट हुआ करता था। लेकिन जब हम ये वैदिक एजुकेशन की हमने बात की थी और मुस्लिम एजुकेशन की बात करें तो इसमें पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, रटने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इसके अलावा व्यवसायी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन यहाँ वुमेंस के बारे में बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो बड़े बड़े घराने से हुआ करते थे वो उन्हीं 1-2 लड़कियाँ हैं, एक दो स्त्रियाँ हैं जिनको शिक्षा दी गई हो। हालांकि मुस्लिम एरा में केवल पुरुषों को ही शिक्षा दी जाती थी, महिलाओं को नहीं। तो इसको आप अपने तरीके से समझ लेना कि मुस्लिम पीरियड की एजुकेशन अच्छी थी कि नहीं, उसकी क्या खामियां क्या बुराइयां, ऐसे वैदिक की। अब हम ब्रिटिश की देख लेते हैं। ब्रिटिश एरा जो कि 1800 AD से 1947 तक चला, और फिर जो अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा चल रहा है 47 से टिल डेट आज तक 2022 तक। अभी भी 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें भी, जो कि 1986 एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी जी के समय में आई थी, इसमें संशोधन किया गया है 2020 में। और आने वाले समय में जैसी आधुनिक समय की आवश्यकता पड़ती रहेगी उसी तरीके से शिक्षा में बदलाव होते रहे हैं और होते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोखले बिल, गोखले वही गोखले हैं जो कि
महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, ऑन 16 मार्च ऑफ 1911 गोखले presented a bill in the legislative council to make a strong fight against the government। गवर्नमेंट से भिड़ गए वो और उन्होंने एक बिल उनके सामने पेश किया। द बिल हाउएवर वाज मोर लिबरल, बहुत ही लिबरल था, एंड हम्बल देन द रेजोल्यूशन प्लेस बिफोर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल वाज टू मेक प्राइमरी एजुकेशन फ्री। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, वो ये थी, गोखले जी ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक एजुकेशन को फ्री करो, प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी इन अ फेस्ड मैनर। ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। चलिए नेक्स्ट, बर्धा स्कीम, जो कि गोपाल कृष्ण के ही शिष्य थे महात्मा गांधी जी, जिससे बेसिक शिक्षा यहाँ पर ये टाइप नहीं हो पाया, यहाँ पे 37 होगा, 1937 में आया था। इसमें भी कहा गया है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू एवरीबडी फॉर 8 years विद इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 14 ईयर, यानी 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, यानी 8 वर्ष फ्री यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। ये बर्धा स्कीम बेसिक एजुकेशन 1937 में महात्मा गांधी जी ने कहा था। इट वॉज irrespective of gender, culture or religion, however, a parent desired their girls to leave at the age of 12 years and was allowed। कह रहे हैं कि इसमें किसी भी तरीके से किसी के साथ भेदभाव नहीं था, लिंग, संस्कृति, धर्म या कुछ भी। यदि माता पिता की आज्ञा हो तो लड़कियां भी बर्धा स्कीम के तहत शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। चलिए नेक्स्ट, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं और ये महात्मा गांधी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं। सार्जेंट प्लान 1944 में आया था, और सार्जेंट प्लान का क्या उद्देश्य था ये समझते हैं। द सार्जेंट स्कीम, फॉर्मली नाउन एज द रिपोर्ट ऑफ द सार्जेंट कमीशन ऑन पोस्ट war education development in India, was a 1944 memorandum prepared at the behest of the British-run government of India that outlined the future development of literacy and education in India। ये सार्जेंट एक स्कीम थी, पर इस सार्जेंट को हम सार्जेंट कमीशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा था, जैसे ही वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा था, उस टाइम अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत ख़राब थी, और उसी टाइम ये बड़ा यादगार होगा। इसमें साक्षरता और शिक्षा को पर भारत में उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए काफ़ी चर्चा की गई। बर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 में आई थी, मैंने बता दिया। बर्धा स्कीम का क्या उद्देश्य था, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1944 क्या है, ये मैंने अभी समझाया, जिसमें 2 चीज़ें, लिटरेसी और भारतीय शिक्षा के विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट आदि इत्यादि कर सकते हो। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं और अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा। धन्यवाद।